गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो इज़ नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली ये सब्जेक्ट के साथ अटैच्ड है। और ये वीडियो मेनली कैरियर ओरिएंटेड एक वीडियो है। और स्पेसिफिकली ये वीडियो जो बच्चा अभी नया 11 में एडमिशन लिया, उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। जो बच्चा साइंस लेके एडमिशन लिया और जो बच्चा अभी भी शायद सोच रहा है कि साइंस मुझे लेना है या नहीं लेना है, साइंस इज़ वेरी हार्ड, ऑल दिस थिंग्स, तो इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरा ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस एकेडमिक एंड रिसर्च फील्ड में। तो इस एक्सपीरियंस के वजह से मुझे जितना जानकारी मिला, मैं ये बोल सकता हूँ कि आफ्टर क्लास 10 तुम लोग कोई भी ब्रांच ले सकते हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, इन तीनों के बीच में अगर तुम लोग साइंस को चूज़ करते हो तो इन फ्यूचर तुम्हारे लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहेगा। साइंस लेके पढ़ने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग योर HS और आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन तुम आर्ट्स के सब्जेक्ट में, जैसा सोचो कि कोई लैंग्वेज, इंग्लिश या इकोनॉमिक्स या जियोग्राफी रिलेटेड सब्जेक्ट, जियोलॉजी, तुम जा सकते हो। एज वेल एज तुम कॉमर्स के सब्जेक्ट पे भी आ सकते हो। आफ्टर योर ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स तुम कॉमर्स के सब्जेक्ट भी मैनेजमेंट लेके पढ़ सकते हो, या दूसरा कॉमर्स ओरिएंटेड CA, CS, ये सब कर सकते हो। बट कॉमर्स लेके साइंस में आना या आर्ट्स लेके साइंस में आना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो इसलिए अगर साइंस ले रहे हो तो कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो। ये मेरा एक पहला इन्फॉर्मेशन है। दूसरा बात है कि सर 11 साइंस लेके क्या करेंगे। देखो, फर्स्ट तो बोर्ड के लिए तुमको तैयारी करना है। तुम किसी भी बोर्ड से हो, इंडिया के किसी भी बोर्ड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम बोर्ड्स नाउअडेज आर ऑलमोस्ट इक्वल। मैं एग्जैक्टली इक्वल नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता है, लेकिन मैक्सिमम केस ऑल बोर्ड्स आर इक्वल। तो पहले तुमको बोर्ड का तैयारी करना पड़ेगा। तो आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस CBSE सिलेबस के ऊपर ही करूँगा या CBSE बोर्ड के बारे में बताऊँगा। पहला बात है कि बोर्ड तो पढ़ना पड़ेगा। तो बोर्ड के साथ क्या कर सकते हो। कोई सोचता है कि सर आई हैव सम फाइनेंशियल इशूज़, फॉर दैट रीज़न आई एम अनएबल टू गो टू इंजीनियरिंग और मेडिकल विंग्स। ये गलत बात है। पहला बात, अगर तुम अच्छा करके पढ़ाई करते हो, इंडिया में अभी ऐसा बहुत सारा स्कॉलरशिप है जिसको तुम अवेल कर सकते हो। लेकिन इसमें एक ही चीज़ चाहिए, मेरिट। तुमको एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। तुमको बहुत अच्छी तरह से साइंस का जितना सारा सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो प्योर साइंस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, और जो बायो साइंस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, ठीक है। तो तुम्हारे सब्जेक्ट में तुमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है तो कभी भी पैसा के लिए रुकावट नहीं आता है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग नाउअडेज। पहले ये सब स्कोप बहुत कम था, लेकिन अभी बहुत सारा स्कोप है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सबको कि कोई सोच रहे हो कि मुझे इन फ्यूचर साइंटिस्ट बनना है, मुझे किसी मेजर सब्जेक्ट को मेजर लेके, मतलब ऑनर्स लेके पढ़ना है। ये फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ हो सकता है, जूलॉजी हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ये छोड़ के भी बहुत सारा सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ऑल दिस थिंग्स, लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर। तो वो ऑनर्स करना है, कर सकते हो, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। सिर्फ याद रखना, ऑनर्स करके, मास्टर्स करके PhD करना, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। जिसके अंदर ये जुनून है, जिसके अंदर ये जोश है, यू कैन गो फॉर इट। ये बहुत ही अच्छा एक ट्रैक है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना कि ड्यूरिंग साइंस, मतलब क्लास 11 पहले से तुमको इसका प्लानिंग कर लेना होगा। तो अभी बात है कि सर प्लानिंग कैसे करेंगे। प्लानिंग करने के लिए तुम्हारा पेरेंट्स से, तुम्हारा टीचर से, तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस्ड सीनियर्स ज़रूर रहेगा,
वो तुम्हारा भैया हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तुम उन लोगों के साथ बात करो, ठीक है। उस बात का एक रिजल्टेंट निकालो। सबका बात डायरेक्टली मत सुनो, क्योंकि सबका अलग अलग एक सिचुएशन होता है, अलग अलग कंडीशन था, उस कंडीशन में उसने वो सब्जेक्ट या वो स्ट्रीम लेके पढ़ा। कोई सोचो कि राम या रहीम या कोई एक स्ट्रीम में सक्सेसफुल हो गया, उसको देख के तुम स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो और तुम उस रास्ते में जाना चाहते हो, तो तुम सक्सेसफुल हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। तो इसीलिए मैं रिजल्टेंट का बात बोला, सबका बात सुनना है और उससे एक कॉन्क्लूशन निकालना है, तब जाके तुम्हारा डिसीजन सही होगा। किसी एक को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, दैट इज़ द थिंग। आज स्पेशली जो मैं बोलना चाहूँगा कि जब तुम 11 में पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ ऑल इंडिया बेसिस जो जेई एंट्रेंस होता है और नीट एग्ज़ाम होता है, इन दोनों का तैयारी ज़रूर करना, ठीक है। मतलब सिर्फ बोर्ड पढ़ने से नहीं होगा। मैक्सिमम टीचर्स तो ज़रूर तुमको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बताएगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से ये काम कंप्लीट होने वाला नहीं है। डेफिनेटली एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, लेकिन पैरेलली कोई अच्छा रेफरेंस या अच्छा बुक हर सब्जेक्ट में तुमको पढ़ना होगा। तुम अगर एनसीईआरटी के साथ साथ वो अच्छा रेफरेंस, अच्छा बुक नहीं पढ़ते हो, तो तुम्हारा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट होना नामुमकिन है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन भी आता है, एनसीईआरटी से भी बहुत सारा चीज़ आता है। इसीलिए मैंने बोला एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा, पैरेलली कुछ अच्छा बुक्स को तुमको ज़रूर फॉलो करना है। क्या बुक्स फॉलो करना है, क्या करना है? अभी मार्केट में बहुत सारा बुक्स अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है। सबका स्टडी मटेरियल, सबका बुक्स ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब सबके पास जो जुगाड़ है प्रिपरेशन का वो इक्वल है। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे पास कम है, उसके पास बहुत ज़्यादा है, ही इज़ मच मोर इंटेलिजेंट देन मी, नॉट लाइक दैट। कभी कभी अभी तो सिचुएशन ऐसा बन गया कि इतना स्टडी मटेरियल, इतना बुक्स, इतना नोट्स, इतना यूट्यूब चैनल कि कभी कभी ये बच्चा के लिए ओवरबर्डन हो जाता है। ही और सी यूज टू कन्फ्यूज्ड, मैं कौन सा वाला देखूँ, किसको फॉलो करूँ। सब अपना अपना सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु है। तो इसमें से तुमको कोई एक को चुनना है। किसको चुनोगे वो तुम्हारा अंदर से आ जाएगा। किसी का यूट्यूब वीडियो देखो, कंटेंट पता करो, देखो तुम उससे सीख पा रहे हो या नहीं। अगर तुम देख रहे हो कि उससे तुम सीख पा रहे हो, तो ये मत देखना कि उसका कितना मिलियन सब्सक्राइबर है, कितना बच्चा लाइक दे रहा है, ये फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। तुमको सीखना है, तुमको कोई ट्रेंड में जाना नहीं है। क्लियर? तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी यूट्यूबर का सब्सक्राइबर कम है, लेकिन ही और शी इज़ गिविंग अ ब्यूटीफुल लेक्चर, तो गो फॉर इट। ऐसा बात नहीं है कि जो बड़ा बड़ा ब्रांड है अनअकैडमी, वेदांतु, इसमें सुनने से ही तुमको फ़ायदा मिलेगा। कुछ साल पहले ये सब नहीं था, तब भी बच्चा अच्छा रिजल्ट करता था, ठीक है। तो दीज आर नॉट एसेंशियल कंडीशन, दीज आर मे बी वन ऑफ द कंडीशन बट नॉट एसेंशियल, ओके। तो जो मैं बोल रहा था कि 11 के स्टार्टिंग में ही इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये क्यों है आज मैं ये बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। देखो, पहला बात है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल, सोचो कि तुम मान लिया स्टार्टिंग में कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, नो इशू, मत बनो, कोई तुमको फोर्स नहीं कर रहा है। मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मत बनो। लेकिन ये जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए एप्लीकेबल है, बाकी कोई एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सच नहीं है। तुम अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हो, जेई मेन, जेई एडवांस, पैरेलली नीट, सबके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, या सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हो और कोई मेडिकल के लिए कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक डिसीजन होगा अलॉन्ग विद द बोर्ड। पहला बात है कि जो बच्चा इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के लिए तैयारी करता है, मैं अभी तक ये देखा नहीं कि उसका बोर्ड में रिजल्ट ख़राब हुआ। ये बहुत बड़ा एक गलतफहमी है। मैक्सिमम पेरेंट्स भी कभी कभी, मैं एक टीचर हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कोई पेरेंट्स पूछता है कि अभी से इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करेंगे तो बच्चा का बोर्ड ख़राब होगा। ये बहुत बड़ा एक गलत इन्फॉर्मेशन है। क्यों ख़राब होगा भाई? इंजीनियरिंग में बोर्ड का सिलेबस क्या नहीं है? डेफिनेटली 100% है, रैदर थोड़ा सा ज़्यादा है। हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो हम लोग किसी चीज़ को खरीदने से बहुत सारा मतलब उसका वेरिफिकेशन करते। थोड़ा आलू खरीदते तो भी बहुत गोल गोल इसको घुमा के देख के ये दागी है या नहीं, ये सब कुछ देख के लेते।
लेकिन जब हम पढ़ने की बात आता है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ने से क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा ही ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है जेईई मेंस एडवांस को क्रैक करने के लिए। अगर तुम ये मानते हो कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी सिलेबस फोकस करूँगा लेकिन थोड़ा रेफरेंस फॉलो करूँगा, थोड़ा अलग बुक पढ़ूंगा, तो पढ़ सकते हो। वो जो थोड़ा 10% 5% ज़्यादा है, पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर तुम ऑल इंडिया बेसिस कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट में तुम अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो अभी उसका एक एडमिशन टेस्ट होता है, और अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी तुमको एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, और वो एग्ज़ाम कोई छोटा मोटा या हल्का सा एग्ज़ाम नहीं होता है, रियली इट्स अ स्टैंडर्ड एग्ज़ाम। तो उसको क्रैक करने के लिए भी सब्जेक्ट नॉलेज ज़रूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी कि उसमें जितना सारा क्वेश्चन आएगा सब एनसीईआरटी के अंदर से आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल रहता है, पैरेलली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रहता है। तो सब क्वेश्चन करना पड़ेगा। पैरेलली प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन से जेईई मेंस में या एडवांस में या नीट पे, उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम इंजीनियरिंग में जाओ या ना जाओ, तुम मेडिकल में जाओ या ना जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा बोलने का मतलब है कि 11 और 12 में तुम्हारा जो प्रिपरेशन होगा वो प्रिपरेशन कोई एक पर्टिकुलर एरिया में बाउंड नहीं होना चाहिए। अगर तुमने उसको छोटा सर्कल में उसको कन्फाइंड कर दिया तो इन फ्यूचर तुमको बड़ा सर्कल में एक्सपोजर कभी भी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया होगा मेरा बात। तो इसलिए मैं ऑलवेज ये प्रेफर करता हूँ कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ क्लास 11 तुम पैरेलली इसके लिए भी तैयारी करो। कोई अलग कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तुम अगर एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ रहे हो तो तुम्हारा इंजीनियरिंग और मेडिकल का 60% उसी से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलली धीरे धीरे तुमको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या कितना एडवांस करना है, इस चैप्टर में एनसीईआरटी में इतना है तो आगे जाके क्या करना है, दैट इज़ द थिंग। तो इसका मतलब हुआ कि जो बच्चा इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए तैयारी करता है 11 से, उसका कुछ ना कुछ अच्छा जुगाड़ तो हो ही जाता है। अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं हुआ तो मैं ये नहीं हुआ बात को कभी भी मानता नहीं हूँ। अगर तुम कुछ दिल से चाहते हो, उसके लिए मेहनत करते हो तो 100% होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके लिए तुमको कोई पैसा देके बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, बहुत कुछ करना है, इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन तुम्हारा जो नीयत है वो सही होना चाहिए, और तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो टीचर को तुमको भरोसा करना पड़ेगा, और जो तुम्हारे एक्सपीरियंस्ड तुम्हारा सीनियर्स है उसके साथ बात करना पड़ेगा, तो यू विल गेट आइडियाज़, ओके। तो दैट इज़ द थिंग। शायद मेरा बात को तुम समझ पा रहे हो। तो मेरा मतलब क्या है, मेरा ये सब बोलने का मतलब है कि सिर्फ बोर्ड पे फोकस करेंगे अभी, बाद में क्लास 12 में जाके कोचिंग या इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए पढ़ाई करेंगे, दिस इज़ नॉट ए वाइज डिसीजन सो फॉर एज माई एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न, ठीक है। ये कोई ऐसा बात नहीं है कि लास्ट 1 साल कर लेंगे हो जाएगा। तुम्हारा जो सिलेबस है इंजीनियरिंग या मेडिकल का, ये 11-12 दोनों मिला के होता है। तो इसके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए, इसके लिए कंप्लीट पैकेज चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग करना है तो पहले से करो, बाद में करके फ़ायदा नहीं है। मैंने ऐसा बहुत सारा बच्चे को देखा कि आफ्टर 12 वो लोग 1 साल ड्रॉप देता है, तो बेकार में 365 डेज वेस्ट होता है, बेकार में वेस्ट होता है। यही जो मैं आज बात बता रहा हूँ, यही जानकारी नहीं रहता है उन लोगों के पास। तो इसलिए मैं तुम सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जितना सारा न्यू कमर्स हो क्लास 11 का, प्लीज़ गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। ये तुमको कुछ ना कुछ एक अच्छा रास्ता, अच्छा रोड ज़रूर तुमको ये दिखाएगा अगर तुम्हारा इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं हुआ तो। मैं तुमको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। KBPY बोल के एग्ज़ाम होता है जिस एग्ज़ाम के ज़रिए तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिलता है ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एज वेल एज 11-12 में भी मिलता है। तो बात ऐसा है कि KBPY का जो रैंक है या परसेंटेज है उसके बेसिस पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी होता है। अगर KBPY में तुम्हारा KVPY, ठीक है, उसका कुछ ऐसा नाम है, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना, तो ये एग्ज़ाम हर साल होता है। इसमें अगर तुम्हारा रैंक अच्छा है तो उसके ज़रिए तुमको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, और इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में सबका बाद में नहीं बोल रहा हूँ, कोई इंस्टीट्यूट है जैसा आईसर, उसमें तुमको इंटीग्रेटेड BSc MSc में चांस मिलेगा। वो भी कुछ कम बड़ा बात नहीं होता है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इंजीनियर बनना से ही बड़ा बात होता है। अगर तुमको इंजीनियर बनना है तो यू कैन गो फॉर इट। इंजीनियरिंग मेडिकल के बाहर भी बहुत सारा अभी कैरियर है।
जैसे सोचो, मेरा बहुत सारा स्टूडेंट है जो फैशन टेक्नोलॉजी लेके पढ़ा। फैशन टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया में अभी NIFT बोल के इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसमें भी एंट्रेंस होता है आफ्टर क्लास 12, तो उसका भी एक प्रिपरेशन चाहिए। इसलिए मैंने बोला था कि स्टार्टिंग का प्रिपरेशन अगर तुमने कुछ स्ट्रॉन्ग करके ले लिया तो बाद में जाके तुम्हारा किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आगे जाके, नहीं तो तुमको बाद में जाके ये मेहनत करना पड़ेगा। तो जब तुम 11 पढ़ रहे हो, 12 पढ़ रहे हो, उसी टाइम तुमने ये मेहनत किया तो आई कैन एश्योर यू कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अभी ये वीडियो में एंड करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मेरा वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो ज़रूर देख के डिसीजन लेना कि मैंने जो बोला वो सही बोला या गलत। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी दूसरा वीडियो में। और उससे पहले तुम लोग अपना डिसीजन वाइजली चूज़ करो और जम के पढ़ाई करो। फ्यूचर तुम लोगों का सबका बहुत अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।